बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में एंजियोजेनेसिस के सेगमेंट में देखा था कि कैसे एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन से वेसल्स की स्प्राउटिंग होती है। पीछे बचते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन। आए तो फिर डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन को, विच इन्वॉल्व 2 बेसिक स्टेप्स। कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन होनी है तो साइट ऑफ इंजरी में कौन से सेल्स माइग्रेट करेंगे, या फिब्रोब्लास्ट सेल्स। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि these fibroblast cells will produce extracellular matrix proteins। साइट ऑफ इंजरी में एंटर होने के लिए इन्फ्लेमेटरी सेल्स पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस एंटर होते हैं। अब हम लोगों ने देखा था पहले स्कार फॉर्मेशन के पार्ट 1 में कि मैक्रोफेजेस की जो टाइप 1 थी, मैक्रोफेजेस की टाइप 1 ये क्या करती थी कि फाइट करके डेब्रिस को इसने क्लियर करना होता था। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फाइट एंड क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस। ठीक है, जबकि जो M2 टाइप थी मैक्रोफेजेस की, इट वाज इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ वुंड एंड ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती थी ये। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वुंड हीलिंग की, और ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन वगैरह ने डिपॉजिट होना है, तो मैक्रोफेजेस की यहाँ कौन सी टाइप साइट ऑफ इंजरी में जो है माइग्रेट करेगी। फॉर दिस पर्पस दिस वुड बी M2 टाइप। M2 का एक और नेम है, इट इज़ आल्सो नोन एज वुंड हीलिंग मैक्रोफेज और अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। ठीक है, ये दोनों M2 के नेम है। M2 ने क्या करना है कि ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन करानी है। अब ये देखें, जो M2 है ना, आपने ये बात याद रखनी है कि M2 ने ये ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन करा रहे हैं, और ग्रोथ फैक्टर स्पेसिफिकली फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2, इसने क्या करना है कि इसने मज़ीद M2 को जाके जो है ना एक्टिवेट कराना है। समझ लें कि ये पॉजिटिव लूप है, पॉजिटिव फीडबैक है। ये M2 जो है ग्रोथ फैक्टर को कर रहे हैं एक्टिवेट, इन्हें सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्होंने जाके M2 को एक्टिवेट करना है इस तरह से। ठीक है, और ये होता रहेगा अनलेस देयर वुड बी अ स्टेबल कंप्लीट लाइन डाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ग्रोथ फैक्टर्स के में डिफरेंट टाइप्स, स्पेसिफिकली प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये दोनों जो हैं दे बोथ आर इन्वॉल्व पर्टिकुलरली इन स्टेबलाइजेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और एक और इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर जो यहाँ इन्वॉल्व होगा, दिस इज फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ फिब्रोब्लास्ट माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब ये है कि ये जो इधर आपने एक MCQ याद रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइटोकाइन फॉर सिंथेसिस एंड डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखें, किसी चीज़ की हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए 2 प्रोसेसेस होते हैं। या तो उसकी जो है वैसे ही सीधा सीधा जो डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि उस जो चीज़ उसे प्रोड्यूस कर रही है उसे इंक्रीज़ कर दिया जाए, या फिर दूसरा ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो हम जिस स्पेसिफिक सब्सटेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं उससे कोई चीज़ इनहिबिट कर रही है तो उसे हम लोग रोक दें। मतलब आप समझ लें कि ना, ये कोई ब्रिक्स ऐड की जा रही हैं, आप वॉल की एग्जांपल ही ले लें। ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन, समझ लें ये हम लोग इसे कर रहे हैं ब्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये ब्रिक्स समझ लें कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स हैं। अब एक बंदा है जो फिब्रोब्लास्ट है, ये क्या कर रहा है कि ये इसे डिपॉजिट करा रहा है, ये ब्रिक्स रखी जा रहा है, इस तरह से ये वॉल बनती जा रही है। ये 6 ब्रिक्स रखता है, और एक दूसरा बंदा है मेटालोमेटाप्रोटीनेसिस,
ये क्या करता है कि ये आके 2-2 ब्रिक्स उतार ही जाता है, मतलब नेट रिज़ल्ट क्या मिलता है, 4 ब्रिक्स की एडिशन होती है। अब हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है, हम चाह रहे हैं उसी टाइम पे ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे कि इसे इनहिबिट कर देंगे ताकि ये अपना फंक्शन करता रहे और हमें नेट रिज़ल्ट में 6 की 6 ब्रिक्स मतलब तैयार हो रही होंगी उसी टाइम पे, कोई उसे जो है निकालने वाला नहीं होगा। इसी तरह जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंक्शंस हैं, ये TGF बीटा परफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे है ये देखें। एक इसका है डायरेक्ट फंक्शन, उसमें क्या है कि इसने फिब्रोब्लास्ट सेल्स की माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन करानी है, और जब फिब्रोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे उन्होंने क्या करना है, वो उन्होंने तो कोलेजन की सिंथेसिस बढ़ानी है ना, उन्हें कोलेजन को सिंथेसाइज करना है, तो इस तरह कोलेजन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। और इनडायरेक्टली कोलेजन सिंथेसिस को कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय इनडायरेक्ट फंक्शन है इसका, बाय इनहिबिशन ऑफ मिटेलो मेटाप्रोटीनेसिस। ठीक है, तो इस तरह से ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन और उनकी माइग्रेशन करवा के उसे इंक्रीज करके ये क्या करेगा, स्कार फॉर्मेशन कर रहा है। सही है, अब देखें कि स्कार फॉर्मेशन की कुछ अगर किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती है, यानी ये स्कार फॉर्मेशन और ये आप सिंपली कह रहे हैं इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस इन लंग्स, liver and kidneys. This would be then followed by chronic inflammation. और TGF बीटा ने अब इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में TGF बीटा का जो पार्ट है वो ये होता है कि इट वुड एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। एजेंट, और ये कैसे करेगा, बाय इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स ने आके यहाँ जो करवानी होती है इन्फ्लेमेशन वो फिर रुक जाएगी, मतलब वो ल्यूकोसाइट्स की एक्टिविटी को रोक रहा है। और इसके अलावा बाय इनहिबिशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, ना तो लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट होने दे रहा है और ना ये ल्यूकोसाइट को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने दे रहा है। इस तरह से ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एक्ट करता है। अच्छा, हमने इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन्स वगैरह हैं, इन्होंने फिब्रोब्लास्ट सेल्स को माइग्रेट कराया और प्रोलिफरेशन कराई है, तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स एंटर हो जाते हैं। अब क्या होगा कि ये देखें, ये कोई टिश्यू है, यहाँ ये इंजरी हुई है। सही है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स साइट ऑफ इंजरी पे एंटर होंगे फ्रॉम द कॉर्नर्स। ठीक है, ऐसे ये एंटर हो जा रहे हैं एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द सेंटर। आप समझ लें कि यहाँ आगे इनमें से कोई जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स है ना, कुछ फिब्रोब्लास्ट सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू मायोफिब्रोब्लास्ट। और इस मायोफिब्रोब्लास्ट की ख़ास बात यह है कि इट हैज़ स्मूथ मसल एक्टिन प्रोटीन। अब जहाँ पे एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसका मतलब है कि वहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होगी। सो
यहाँ पे अब ये सेंटर में जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स ये हुए हैं, इधर माइग्रेट कर गए, इधर से भी समझे कुछ आए हैं, इधर से भी कुछ हुए हैं, मतलब फिब्रोब्लास्ट सेल्स आके हमारे फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे जो है ना खींचेंगे, पुल करेंगे इस जो है ये स्कार्स, ये जो वूंड है, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये वूंड है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता जाएगा। पुल करेंगे, ये क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू क्लोज इट। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो फिब्रोब्लास्ट और न्यू वेसल्स की अच्छी तरह से प्रोलिफरेशन हो जाएगी, क्योंकि इट वाज द नीड ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे ही न्यू वेसल्स और फिब्रोब्लास्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन डिक्रीज होती जाएगी, यानी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। फिब्रोब्लास्ट सेल्स की अपनी प्रोलिफरेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन ये कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ा देगी, क्योंकि ये सिंथेसिस वूंड हीलिंग के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने के लिए बहुत इसेंशियल है। सो फिब्रोब्लास्ट से कोलेजन बनने वाली वूंड हीलिंग के, मतलब फिब्रोब्लास्ट से कोलेजन बनना वूंड हीलिंग के 3rd to 5th डे ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और तब कब तक कंटिन्यू रहेगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वूंड। ठीक है, जब अभी जो है इंजरी हुई है स्टार्ट और हीलिंग स्टार्ट होनी थी, तब तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा रिक्वायर्ड थे ना हीलिंग के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे जो है स्कार मैच्योर होता जा रहा है, तो वैसे वैसे ही उसकी वेस्कुलर सप्लाई कम होती जा रही है। जैसे जैसे स्कार मैच्योर हो रहा है उसकी वेस्कुलर सप्लाई कम हो रही है। सो वी कैन से दैट हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेल avascular स्कार। अब नेक्स्ट पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू की रिमॉडलिंग और स्कार की स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।